हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि इस टारगेट बैच के अंदर हमने काफी कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इस टारगेट बैच के अंदर। और लास्ट जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो आपका सोशल स्टडीज का चैप्टर था, राइट। और सोशल स्टडीज में जो जीके है उसमें उसके अंदर हमने डिस्कस किया था लाइफ एंड डेजर्ट, राइट। और लाइफ ऑन डेजर्ट को डिस्कस किया था हमने। और लाइफ इन डेजर्ट के अंदर आपको भी पता होगा कि हमने काफी कुछ चीजें देखी, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे, उसकी प्रैक्टिस भी करी हमने। अब बारी है, आज हम एक अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पंचायत सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, डिटेल में चर्चा करें, सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो रूल्स है वो हमेशा फॉलो करना है। चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो, आपको रूल्स तो फॉलो करने ही चाहिए। और ये रूल्स क्या है? बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। आपके पास में अगर नोटबुक और पेन पढ़ने से पहले होना ही चाहिए, नोटबुक और पेन आपके पास में होना ही चाहिए। अगर नोटबुक और पेन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आने वाली हैं, राइट। आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी पढ़ाया जाए उसको लिखिए और खुद के नोट्स बनाइए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नोट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारी पेड क्लासेस में उनको नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे ना तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है भाई। आपको जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन आपको जरूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं होगा इस क्लास को कंप्लीट करने का। और क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो कमेंट करके आंसर्स आपको करना ही करना है। इसके अलावा जो होमवर्क आपको दिए जाते हैं एप्लीकेशंस पे, हमारी जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं उसको कंप्लीट करना है, सबमिट करना है। इसके साथ साथ जो वीडियो देख रहे हो उसको देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। साथ ही साथ जो ट्रैकर सीट आपको मिली हुई है इस कोर्स के अंदर उसको भी आपको फिल करना है और कंप्लीटली ट्रैक करते रहना अपने आप को कि आपका सिलेबस कहां तक कंप्लीट हो चुका है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है वो आपको करना है साथ ही साथ। चलिए, तो ये जो सिलेबस है ना, ये जो सिलेबस आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 सोशल स्टडीज का, वो क्या होने वाला है? वो हमारा होने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पंचायत सिस्टम, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पंचायत सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि यहां पे एक चीज है, आज हम डिस्कस करेंगे इसको। और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ जो सोशल स्टडीज के टॉपिक हैं इसके अंदर काफी कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 19th नंबर का जो चैप्टर है अपने जो सिलेबस को हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग, ये 19th नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पंचायत सिस्टम यानी कि भारतीय संविधान और पंचायत प्रणाली किस तरीके से काम करती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे सेकुलरिज्म, फिर उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। एंड हमारा जो टॉपिक होने वाला है, देखिए टॉपिक में क्या है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक सोशल स्टडीज का कवर होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ आपको आसपास की चीजों से भी आइडिया लग जाता है। जैसे आपको अगर बोले कि यार भारतीय संविधान कैसे काम करता है, राइट, ये कब लागू हुआ था, ये बेसिक सी चीजें आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 26 जनवरी आने वाली है, वहां भी संविधान के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो आप उन सब वीडियोस को देखा करिए, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारी चीजें कैसे काम करती हैं, राइट।
तो ये सारी चीजें, ये सारा का सारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली इसके अंदर। देखिए यहां पे क्या होता है ना, हमारे संविधान में ना हर तरीके का प्रोविजन है और उसमें हर प्रकार के आपको नियम, कहते हैं ना कि संविधान में क्या है, एक ऐसा नियम है जिसके हिसाब से सभी लोगों को चलना है। आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसके अनुसार आपको क्या दंड मिलने चाहिए, इसके अलावा किस तरीके से लोगों को चुना जाना चाहिए, कितने साल के लिए चुना जाना है, इसके साथ साथ कैसे वो काम करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर, राइट। इसमें हमारे गांव की बात कर लें, शहरों की बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्र हो गए, शहरी क्षेत्र हो गए, हर प्रकार के चीजों को लेकर के डिस्कशन किया हुआ है और हर प्रकार के डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे। कोई जैसे कि फैमिली इश्यूज है तो उसके लिए अलग न्यायपालिका है, वहां पे गांव के लेवल पे, जिला के लेवल पे अलग अलग तरीके के टायर्स बने हुए हैं। अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में आप चीजों को सीख भी पाओगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके का ये सिस्टम होता है। देखिए सबसे पहले होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, राइट। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, जिसको हम कह सकते हो कि एक तरीके से जो हमारा सेंट्रल होता है वो किसको लीड करता है, स्टेट को देखता है। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट के अंदर क्या होते हैं, लोकल बॉडीज होती हैं। लोकल बॉडीज में आप देखोगे कि आपका अगर शहरी क्षेत्र है तो म्युनिसिपैलिटी होगा और ग्रामीण क्षेत्र है तो पंचायत क्षेत्र होगा, राइट। तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होता है, नगर पंचायत होती है, इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो ये होता है शहरी क्षेत्रों में, ज्यादातर वो आबादी के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि कैसा क्या है। पंचायत में आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जिला पंचायत जिसको कहते हैं। पंचायत एक वेब सीरीज है, काफी फेमस हुआ था कि किस तरीके से एक छोटे छोटे काम के लिए भी लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा इंटरमीडिएट पंचायत होती है, फिर विलेज गांव की पंचायत होती है। तो इस तरीके से क्या बने होते हैं, टायर्स बने होते हैं। आसपास की चीजों से जब आप रिलेट करके पढ़ोगे, कॉपी में नोट डाउन करोगे तो सारी चीजें आपको समझ आएगी। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि किस तरीके से कंट्रोल होता है इन सब चीजों को। ये पंचायत कंट्रोल कर रही होगी, फिर लोकल गवर्नमेंट जो होगी उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल। स्टेट क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन से जिले में क्या हमें करना है। वहां का जो डीएम होता है वो सारी चीजों को देखता है, कहते हैं। और इसके अलावा हमारा जो स्टेट होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं। और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो सारे स्टेट्स को एक साथ लेकर के चलती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब आपसे कोई पूछता है कि यार ये जो सर आप तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का परिचय क्या है, तो बहुत सिंपल है कि भारतीय संविधान एक सर्वोच्च कानून है, कानून जिसको सबको मानना ही पड़ता है, जो ये तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी, ये सबके लिए, और लोगों के क्या अधिकार होंगे, ये हमारा संविधान तय करता है, राइट। तो आप कह सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री दैट डिफाइन हाउ गवर्नमेंट शुड वर्क एंड व्हाट राइट्स पीपल हैव, यानी लोगों के पास क्या अधिकार है। जैसे लोगों के पास अधिकार है भैया बोलने का अधिकार है, ठीक है। और कोई भी चीज जैसे कि उनको चुनाव में भी चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लोगों का अपनी खुद की प्राइवेसी का भी अधिकार है। तो सारी चीजों के अधिकार मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं सबको। सबको एक समान का अधिकार है, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के बीच में। तो ये सारी चीजें कौन तय करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है, भारतीय संविधान तय करता है। ओके चलिए कुछ चीजें हम समझते हैं जो कि आपको बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये जरूरी क्यों है, क्या ये नहीं होगा तो इसके बिना काम नहीं होगा क्या। देखिए मैं आपसे बोलूं कि पढ़ाते टाइम अगर हम एक रूल, एक नियमावली नहीं बनाए कि यार ये चीज आपको करना है वीडियो फॉलो करते समय, तो पता है क्या होगा, बहुत सारे लोग अपने मन से चलेंगे, अरे ठीक है आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, अरे यार ठीक है देख लेंगे, नोट्स ले लेंगे। तो ये क्या होगा, काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। किसी न किसी की आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी भी संस्था में या कहीं भी अगर आप काम करोगे तो आपकी जवाबदेही तय होगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके क्या होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम्स होते हैं, फिर उसके बाद हाफ ईयरली होता है, उसके बाद PT1 PT2 अलग अलग टेस्ट होते हैं। आपकी जवाबदेही तय होती है ना, क्या तय होती है कि आपने कितना पढ़ा, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। इसी तरीके से जब आप हमारे कोर्सेस में इनरोल करते हो तो आपकी जवाबदेही तय होती है भाई कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया है, इसके साथ साथ में टेस्ट में कितने नंबर्स आ रहे हैं।
तो ये जवाबदेही होती है, ऐसी सरकार की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। और आप ये चीज नोट डाउन करके रख लो, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है, आप इंडिया के पास है भाई, कि इट्स द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। ओके, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, देखिए भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए ध्यान से पढ़िए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है राइट, तो आपको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है, आपको भी लिबर्टी मिलनी चाहिए कोई भी काम करने की, आपके पास इक्वलिटी होनी चाहिए राइट, समानता, फर्टर्निटी होनी चाहिए, हर भाईचारा होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है संविधान हमारा कि सभी के लिए न्याय जरूरी है, इसके अलावा स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी के पास समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये सब कौन तय करता है, हमारा संविधान तय करता है। सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, एक समान रहने का अधिकार है, एक जैसे कपड़े अगर कोई पहनना चाहता है, ऐसा नहीं कि कपड़ों को देख करके भेदभाव करते हैं लोग, नहीं, भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की भी रक्षा करता है, जैसे आपका कोई राइट्स है, कोई आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, उसको प्रिवेंट करता है, वो अपनी कोई आप पावर का मिसयूज न कर ले राइट। ये सारी चीजें हमारे संविधान से मिलती हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान जरूरी है। किसी भी देश में जो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे संविधान बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार सारे लोग अपना सारी चीजों को आगे बढ़ाते हैं और उसी के अनुसार सारी चीजें चलती भी हैं। लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, क्यों जरूरी है। चलिए हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर देते हैं भारतीय संविधान की। सबसे पहले इसके प्रियम्बल की बात करते हैं। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। बहुत बार सुना होगा आपने डिबेट्स में कि भारत संविधान के प्रियम्बल में ही ऐसा लिखा हुआ है। भैया ये क्या करता है, प्रियम्बल्स में सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स होने चाहिए। मतलब कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय, यह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अच्छा, ये तो हो गया प्रियम्बल। प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है ये सारे वर्ड्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की। लोग कहते हैं ना ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, आप कैसे ऐसा कह सकते हो, कैसे मेरे को बोल सकते हो, बोलने से कैसे रोक सकते हो। फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं सबको, इसलिए सब लोग संविधान की दुहाई देते हैं। फंडामेंटल राइट्स में क्या है भैया, बेसिक राइट्स गारंटीड की गई है सिटीजन्स को। जैसे हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, उनको क्या है, एक बेसिक राइट दिया गया है। किस, जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे कि इक्वेलिटी, मतलब भेद, जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, आप उसको देख रहे हो राइट, आपके अंदर अगर कोई हीन भावना आती है, अगर आपने कुछ उसको बोल दिया, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, तो ये ऐसा नहीं है, उसको उनको भी राइट मिला हुआ है, इक्वेलिटी का राइट है, सबको राइट मिला हुआ है, एक जैसा अधिकार है। इसके अलावा फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर आप अपने शॉप ओपन कर सकते, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में लोग अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, क्या कोई गरीब नहीं जा सकता? जा सकता है, उसको क्या है, फ्रीडम है, उसको भी वहां जाने का अधिकार है, आप उसे रोक नहीं सकते। दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, लोग जाते हैं पुराने कपड़े पहन करके, गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, शोरूम से उनको भगा दिया जाता है। या मॉल में आपने देखा होगा कि कोई धोती पहन के चला गया तो मॉल के जो लोग हैं उन्होंने रोक दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? उनको अधिकार मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो। ये किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लोग एक दूसरे के, जो जितना अमीर होता वो उतना ही अपनी चीजों को दिखाता और छोटे लोगों को दबाता। ये सारी चीजें। राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चाहे कि मैं स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, सबको शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। तो इक्वलिटी, फ्रीडम, एजुकेशन और भी बहुत सारी चीजें मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ मेन चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। प्रियम्बल से आपको समझ आ गया, प्रियम्बल में मेन वर्ड्स कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सोवरेन कंट्री, राइट। ये सारी चीजें, और हर एक नागरिक को भी अधिकार दिया गया है कि इक्वलिटी के साथ, फ्रीडम के साथ, और सबको एजुकेशन मिले, ये प्रॉपर अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं नीति निदेशक, डायरेक्टिव्स। जैसे आपको कुछ डायरेक्शन दिया जाता है, वैसे ही राज्यों के लिए, अब राज्य कैसे काम करेंगे, केंद्र हमारी कैसे काम करेगी,
किस तरीके की नीतियां होनी चाहिए, वो सारी चीजें रिटन लिखा हुआ है हमारे संविधान में। और हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है तो आपको संविधान के फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं उसको आपको जानना होगा, आपको मौलिक अधिकारों के बारे में जानना होगा। क्लियर है? तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। देखिए, गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट इंश्योर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, मतलब नागरिकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी स्टेट में, जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक वॉशरूम्स हैं या जो भी चीजें हैं, वहां पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पानी की फैसिलिटी नहीं है या बहुत बड़ा गंदगी है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार मिले हुए हैं कि भैया ये इंश्योर करें कि सिटीजन्स को सारे जो है उनका कल्याण हो। सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। भारत किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता। इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, मतलब कोई भी स्टेट एज अ धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, किसी भी एक धर्म को। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा बना हुआ है। मैं बताऊंगा फेडरल स्ट्रक्चर्स में कैसे पावर्स डिवाइड है। ऐसा नहीं कि अगर स्टेट अगर कोई बहुत कैसे मनमानी करने लगे तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? केंद्र कंट्रोल करेगा। केंद्र मनमानी करने लगे तो जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब मन मर्जी बहुत सारी करने लगे, पता उनके ऊपर भी है सुप्रीम कोर्ट। वो जो जजेस हैं, वो जो न्यायाधीश हैं हमारे, वो डिसाइड करते हैं। मतलब पावर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके पास में, यानी कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे पावर्स हैं वो डिवाइडेड है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। और स्ट्रक्चर्स कैसे है उसकी संविधान के जैसे उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है भारतीय संविधान का, उसको देखिए ध्यान से। पावर आपको समझ में आ गई, सबको डिवाइड है, मतलब ऐसा नहीं है कि मनमानी चल सकती, ऑटोक्रेसी नहीं चल सकती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव को हम कहते हैं विधायिका, जो कि कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव क्या करती है? कानून बनाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी कानून बनाना है या किसी कानून में संशोधन करना है, कोई कानून नया पास करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जिन लोगों को आप चुन के भेजते हो, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें क्या होता है? कानून पास होना चाहिए लोकसभा से भी और राज्यसभा से, तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इसके अलावा होती है, ये हो गया लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या हो गया? अगर जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाना है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल पास होता है, बिल वो कानून का रूप कब लेता है? जब बिल में लिखा होता है कि ये कानून में क्या क्या होगा, कैसे होगा, सारी बातें उसमें लिखी होती है, राइट। जैसे आपने देखा था कि फार्मर प्रोटेस्ट का बहुत विरोध हुआ था, है ना। किसानों के लिए जब नियम आ रहे थे तो विरोध हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो उनके अनुरूप नहीं थे, इसलिए लोगों ने विरोध किया। ओके, तो क्या हुआ? वो जो बिल है वो दोनों से पास होना चाहिए, शामिल इसमें लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? वो कानून बन जाता है जब वो पास हो जाता है। अब है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। वो क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है, जो भी कानून है उनको लागू करेगी, दैट इज एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर क्या होते हैं? सभी लोग शामिल होते हैं, जैसे अपना प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति हो गए, सब लोग उसको क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो दो चीजें आपको समझ में आ चुकी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी को हम कहते हैं न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। जुडिशरी जो है उस कानूनों की क्या करेगी? कंप्लीटली व्याख्या करेगी। सॉरी। इसके अलावा वो जस्टिस को इंश्योर करता है भाई कि हाँ ये चीजें सही हैं कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, इस चीज को क्या करता है? डिसाइड करता है। ओके, समझ आ रही होगी आपको आई थिंक। चलिए, कानूनों की व्याख्या करता है, इंश्योर करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर सभी तरीके की जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, वो शामिल होती हैं। जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, राइट, हाई कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, ये सारे के सारे शामिल होते हैं इसके अंदर। मतलब हमको क्या समझ आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है सर कि जो स्ट्रक्चर है इंडियन गवर्नमेंट का वो किस तरीके का है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बिल को कानून बनाना है तो वो हमारे लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए। अब वो एग्जीक्यूटिव पे के पास जाएगा जो कानूनों को लागू करेंगे, जैसे कि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट्स के द्वारा इनको, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा पास किया जाएगा। अब जो जुडिशरी है वो इंश्योर करेगी कि जस्टिस मिल रहा है, प्रॉपर है कि नहीं। वो जस्टिस के लिए क्या करती है? इंश्योर करती है। जो लॉ है उनको इंटरप्रेटेट भी कर सकती है, व्याख्या करती है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, जो जिला अदालतें हैं,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये सब इसमें शामिल होती है। तो 3 तरीके का स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। देखिए डिटेल्ड इसमें बहुत सारा हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए कि भारतीय संविधान क्या है, इंपोर्टेंट क्यों है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा, जो बेसिक सी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पंचायत सिस्टम की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझ लिया, अब बारी है हम क्या समझेंगे, पंचायत सिस्टम, पंचायती व्यवस्था। ये बेसिकली आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, पंचायत सिस्टम क्या होता है भाई, पंचायती व्यवस्था क्या है। पंचायती व्यवस्था का मतलब होता है कि जो गांव में स्थानीय स्वशासन नीति, मतलब गांव में जो पंचायत है वो 3 स्तरीय प्रणाली की हो सकती है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये नियम लागू किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हम पंचायतों को भी ये चीजें दी गई हैं। पंचायत ने अगर पंचायत व्यवस्था क्या है, 3 टायर सिस्टम है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन विलेजेस इंट्रोड्यूस अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, राइट। जैसे आपने देखा होगा गांव में अभी भी कोई भी चीज अगर घरों के लेवल में अगर कोई विवाद होता है तो पंचायत उसको पहले सुलझाती है कि नहीं, आपस में मिलकर के उस चीजों को सुलझाया जाता है। अगर फिर वो बात बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर वो जिला अदालतें और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी चीजें वो चलती रहती हैं। पंचायत सिस्टम से वो चीजें अगर नहीं हो सकती। उसका स्ट्रक्चर कैसा है पंचायत, सबसे पहले तो ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने देखा हो, समाज सोसाइटी को देखा है, उनको शामिल किया जाता है। इंक्लूड ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ विलेजेस। इसके अलावा डिस्कस करते हैं कि गांव की जो योजनाएं होती हैं उनको उन पे चर्चा करी जाती है। देखो बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी ना तो उसमें देखा होगा क्या कि लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे, वो अपने लोगों को शामिल कर लेते हैं उसमें और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट होगा। उसमें सोलर लाइट का भी एक होता है, तो सब लोग अपने अपने घरों के ऊपर लगवा लेते हैं, और फिर सचिव जी भी रहते हैं वो भी लगवा लेते हैं अपने इधर। तो ये सारी चीजें ग्राम सभा में इस तरीके की चीजें होती हैं, डेवलपमेंट्स के लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, उन पे चर्चा की जाती है कैसे होनी चाहिए पंचायती व्यवस्था, स्ट्रक्चर से। ग्राम पंचायत में क्या होता है, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं गांव का जो प्रतिनिधि होता है, जैसे प्रधान होते हैं ना, गांव ग्राम प्रधान होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। प्रतिनिधित्व करने वाले जो चुने हुए सदस्य होते हैं जिनका नेतृत्व सरपंच कहलाता है, जिसको प्रधान भी कहते हैं, सरपंच। इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द विलेज लीड बाय द सरपंच, वो उनको कौन लीड करता है, सरपंच लीड करता है। और दैनिक प्रशासन, पानी की जैसे आपूर्ति, स्वच्छता हो गया, इन सारी चीजों को वो संभालने का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब पंचायत समिति क्या होती है, ये ब्लॉक लेवल पे काम करती है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायतों के जो काम है उनको देख रेख का काम समन्वय करती है, सुपरवाइज करती है कि गांव में वो प्रॉपर काम हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। ये कौन करता है, ये करती है ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखरेख और उनका समन्वय करती है ब्लॉक स्तर पर कार्य, जो ब्लॉक लेवल पे काम होता है उनको देखते हैं। फिर जिला परिषद होता है, ये जिला स्तर पर काम करती है, जो जिले में क्या क्या चीजों की जरूरत है उसको आवंटित करती है कि इन चीजों की जरूरत है, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है तो वो उसकी निगरानी भी करती है जिला परिषद। ओके, तो आपको समझ आ गया पंचायत समिति, जिला परिषद क्या है। चलिए देखो, आप अगर आप जो कि बहुत फेमस वेब सीरीज है पंचायत, अगर आपने उसको देखी होगी तो सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो वहां से आप काफी चीजें कनेक्ट कर सकते हो कि लोग जिला परिषद में जाते हैं, जब चीजें नहीं हो पाती तो चीजों को पास कराने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे, किस तरीके से कार्यपालिका काम करती है, न्यायपालिका कैसे वहां पे है, फंक्शंस कैसे हैं पंचायत के, ये सारी चीजें आप जान पाओगे। चलिए फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। पंचायतों के क्या काम है भैया, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक काम है, जैसे कि गांव में कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा हैं, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना ताकि पता लगे कि गांव में क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा जो गांव में छोटे मोटे जो विवाद हैं उनको सुलझाना, इसके साथ साथ डेवलपमेंट के भी काम करना। और ऐसा आपने देखा होगा कि करते नहीं है ना लोग, और इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाता हमारी कंट्री का। जैसे रोड्स बनाना, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स के लिए काम करना,
इसके अलावा एजुकेशन को, सैनिटेशन को प्रमोट करना, यानी कि स्वच्छता को और शिक्षा को प्रमोट करना, ये किसके काम है? ये पंचायतों के काम है। इसके साथ साथ आप देखोगे फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं उनको भी करना, जैसे कि टैक्सेस कलेक्ट करना गांव के लोगों से, मैनेज करना उस टैक्स का प्रॉपर तरीके से कि कहां पे यूज किया जा सकता है, किन लोगों की मदद की जा सकती है, इस तरीके के काम है हमारे पंचायत के। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि गांव में जो जागरूकता है उसकी बहुत कमी है, और इसी जागरूकता की कमी के कारण लोगों का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। वहां पे बहुत बेसिक जो सुविधाएं हैं उनसे भी लोग दूर रहते हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में ही पता नहीं होता, और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड चाहिए होते हैं उस लेवल के फंड्स नहीं मिल पाते हैं विकास परियोजनाओं के लिए। तो ये होता है हमारा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं। और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लोग है ना निर्णय नहीं ले पाते, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। जैसे कोई काम करने जाओगे तो भैया वहां पे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपना हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं भैया ये काम हमारे गांव में होना चाहिए, बगल के गांव में नहीं होना चाहिए, वहां पे हमारा विरोधी रहता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, इस वजह से डेवलपमेंट है ना गाँव का रुका हुआ है। और ये बेसिक चीजें हैं जो आपको, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा। राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत होता है गाँव में। ये चैलेंजेस हैं, क्या? जागरूकता की कमी है, विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी है, निर्णय लेने में राजनीतिक हस्तक्षेप है, ये सारी चीजों की कमियां हैं। तो देखिए नेशन बिल्डिंग में भूमिका भी है उनकी, ऐसा नहीं है। निचले स्तर पर जो डेमोक्रेसी को है ना, जो निचले लेवल पे जो अगर मजबूत करते हैं ये, और इसके अलावा प्रमोट करते हैं रूरल डेवलपमेंट्स को, और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देते हैं, आत्मनिर्भरता, कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, है ना, सेल्फ डिपेंडेंस बनो, तो इसको ये प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा ये जो आरक्षण की नीतियों के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको, और जो समाज में जो लोग हाशिए पे रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको भी समुदायों को सशक्त बनाने का काम होता है। एम्पावर्स द वुमेन्स इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थ्रू रिजर्वेशन पॉलिसीज के थ्रू उनको आगे लाना, ये काम होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पंचायत सिस्टम का। आई होप कि आपको चीजें हैं जो समझ भी आ रही होंगी कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। देखिए अगर आपके पास में नोटबुक और पेन है तो चीजों को नोट डाउन करते रहिए, नहीं तो क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर नोटबुक नहीं होता है तो हम समझ नहीं पाते। ठीक है, लिखिए इसको। भारतीय संविधान, अगर आपसे कोई पूछता है ओवरऑल, अगर हम समअप करें आपको भारतीय संविधान के बारे में अगर हम समअप करना होगा, और पंचायत सिस्टम के बारे में, पंचायत सिस्टम क्या करता है? गांव के लेवल पे काम करता है, वहां पे कमेटी बनती है, छोटे मोटे विवादों को सुलझाते हैं, जो सरपंच है उनको लीड करता है, बाकी जो जिला परिषद होती है वो भी चीजें देखती है, ब्लॉक लेवल पे चीजों को देखती है। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए एक ओवरव्यू दे दिया मैंने, बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। इसके अलावा मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी दे दिया था। भारतीय संविधान और जो शासन है नागरिकों के अधिकारों के लिए एक मजबूत नींव का प्रदान करती है भैया, कि हर एक नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है, उन अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अलावा जो पंचायती व्यवस्था है वो क्या करती है? वो लोगों को बिल्कुल व्यवस्था शासन के करीब लाती है, उनको एम्पावर करती है, सेल्फ डिपेंडेंस को बढ़ावा देती है, गांव में जो डेवलपमेंट है उनको सुनिश्चित करती है, और साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये पंचायत सिस्टम। आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आई होंगी। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले में। अगर आपने बड़े ही ध्यान से इन सेशंस को सुना, पढ़ा, बेसिक आइडिया लिया, तो चलिए अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको बताना है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके बेटर तरीके से। कौन से ईयर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था? हर बार आपको बताया जाता है, 26 जनवरी को बार बार याद दिलाया जाता है कि 26 जनवरी 19 किस वर्ष में अपनाया गया था। ओके लागू, अपनाना तो 49 में अपनाया गया था, लागू 50 में हुआ था।
अपना एडॉप्ट कब किया गया था? भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, लागू कब हुआ था? 1950 26 जनवरी को। भारत के परिचय को उसी दिन रिपब्लिक डे कहते हैं। भारत के परिचय, संविधान के परिचय को क्या कहा जाता है? संविधान के परिचय को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रियम्बल या फिर आर्टिकल्स। तो आप कह सकते हो प्रियम्बल उसको कहा जाता है। संविधान के परिचय को प्रियम्बल कहा जाता है, जहां पे चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेकुलरिज्म वर्ड है। इसके अलावा उसमें आपको देखने को मिलेगा एक और भी वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे सेकुलरिज्म के साथ साथ उसके अंदर की हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ को लेकर के उसमें डिफाइन किया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब चीज़ों को लेकर के उसमें लिखित सारी चीज़ें हैं, राइट। प्रियम्बल। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन सा भाग देता है? किस पार्ट के तहत हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं? तो थर्ड पार्ट। पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1992 में। कौन से अमेंडमेंट में? तो आप कह सकते हो कि 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? वार्ड मेंबर होता है, पंचायत सेक्रेटरी होता है या जिला परिषद होता है? तो आपका सारी बहुत सिंपल है, सरपंच होता है। जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो कौन होता है? वो होता है सरपंच। ओके, वो डिसाइड करता है गांव की जो नीतियां हैं उनको लेकर के, उनके डेवलपमेंट को लेकर के। और सरपंच का चुनाव भी होता है, आपको पता है। अब पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? 2, 3, 4, 5, 3 टायर बताया था मैंने आपको, 3 टायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द एपेक्स बॉडी ऑफ द पंचायत राज डिस्ट्रिक्ट लेवल? जिला स्तर पर पंचायती राज सर्वोच्च निकाय कौन सा है? जिला स्तर पे बात हो रही है, जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत है? जिला स्तर की अगर हम बात करते हैं पंचायती राज की, तो वहां पे जो सबसे सर्वोच्च निकाय होता है वो होता है जिला परिषद। जिला परिषद। क्लियर है सभी को? चलिए, प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष जो शब्द है, सेक्युलर वर्ड है, उसका क्या है? सेक्युलर वर्ड है, सॉवरेन है, और भी चीजें हैं। तो सेक्युलर वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है कि इंडिया के पास कोई रिलीजन नहीं है या इक्वल ट्रीटमेंट है सभी रिलीजन को लेकर के, या फिर हिंदू कंट्री है, या फिर कोई भी रिलीजन को अलाउ नहीं करते। देखिए, सेक्युलर का मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन्स को लेकर के इक्वल ट्रीटमेंट, दैट इज द सेक्युलर। विच फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशंस? कौन सा मौलिक अधिकार भेदभावों पर रोक लगाता है? कौन सा मौलिक अधिकार भेदभावों पर रोक लगाता है? इक्वलिटी, फ्रीडम, प्रॉपर्टी, एजुकेशन। देखिए, इक्वलिटी जो है ना वो भेदभाव पे रोक लगाता है कि सबको एक समान, एक नजरों से हमें देखना है, ये इक्वलिटी का राइट है। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पंचायती राज के लिए चुनाव कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? हर 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 7 साल में? तो आपको पता है यार, चुनाव हमारे 5 साल में होते हैं। पंचायती राज के लिए हो, चाहे हमारे सेंटर के लिए हो, स्टेट में भी जो सरकारें रहती हैं वो बीच में सरकारें गिर जाती हैं तो फिर से चुनाव होते हैं, वो अलग कहानी है। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा कितनी बार आयोजित किए जाते हैं। मिनिमम एज क्या है वोट करने के लिए? ये बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए आपको वोट देने के लिए। 18 वर्ष की उम्र तक आप वोट देने के लायक बन जाते हो। विच बॉडी रिजॉल्व अ डिस्प्यूट इन विलेज अंडर द पंचायत सिस्टम? पंचायत प्रणाली के तहत गांव में विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? तो गांव में जो भी विवाद होते हैं वो ग्राम सभा करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है, पंचायत समिति करती है, फिर लोक अदालतें करती हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो ग्राम सभा करती है, मतलब गांव के लोग मिल करके जो ग्राम सभा होती है वो डिसाइड करती है कि इस जो भी विवाद हो रहे हैं उनको कैसे निपटा जाए। चलिए, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी?
स्टेट पॉलिसी जो है भारत संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? किसमें है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है स्टेट पॉलिसी के लिए जो डायरेक्टिव दिए गए नीति निर्देशक तत्व, वो किसमें? ये सारी चीजें किसके अंदर है? वो पार्ट 4 के अंदर है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चीज है ना आगे भी काम आती है। ऐसा नहीं है, अगर आप आगे चल करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो अभी से आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। किसी भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटेटिव की, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आती हैं उसके अंदर। अगर आपको चीजें नहीं पता होंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से सारी चीजों को अभी से पढ़ते हुए चलना है, ताकि आगे इस फंडामेंटल बेसिक के ऊपर आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना एक वो ओपिनियन बना पाओ, सारी चीजें कर पाओ। चलिए भाई, टेन्योर कितना होता है सरपंच का? सरपंच का टेन्योर 5 साल के लिए होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है पंचायत सिस्टम से, तो आर्टिकल 243 ये डील करता है। अनुच्छेद 243 ये डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है पंचायत सिस्टम से। रोल क्या है पंचायत समिति का? मेंटेन करना, गांव के रिकॉर्ड्स को सुपरवाइज करना, ग्राम पंचायत को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूटेड्स या नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करना भाई, ये पंचायत समिति का काम है। समिति क्या करती है भाई? देखती है कि गांव में ये काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुपरवाइज करने का काम करती है। चलिए, हु डिसाइड द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द पंचायत? कौन डिसाइड करता है? पंचायतों द्वारा एकत्रित कर की राशि का निर्णय कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल करती है, पंचायत करती है, ग्राम सभा करती है? इसको डिसाइड करती है हमारी स्टेट की गवर्नमेंट। चलिए, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया के जो हार्ट एंड सोल जिसको कहा जाता है, भारतीय संविधान को, मौलिक अधिकारों को, किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है? वो है भाई सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? इंडिया के रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या जिला परिषद, या पंचायत समिति? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो गांव को लेकर के डेवलपमेंट के प्लान बनाती है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसके कारण गांव की जो विकास है वो नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर फंड की वजह से ना हो पा रहे हो, चाहे किसी भी चीज की वजह से नहीं हो पा रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिमम एज क्या है टू कॉन्स्टेंस फॉर द पोजीशंस ऑफ सरपंच? सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए? सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 ईयर्स, 21 साल होनी चाहिए। मिनिमम जो उम्र है वो 21 साल मिनिमम उम्र चाहिए सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए। और आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ आए होंगे, बेसिक्स जो चीजें हैं वो उसके बारे में मैंने ओवरऑल आइडिया दे दिया। आपको है ना इस टारगेट बैच में सबसे ज्यादा फोकस करना है मैथ्स पे, और मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं पूरा सिलेबस वाइज प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आप टिक कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग सीट है कि हमारा आज जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायत सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे हम सेकुलरिज्म को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो ये सारी चीजें हैं ना जो सिलेबस, आप कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा वीडियोस लेक्चर्स में हमारे एप्लीकेशंस पे मिलेंगे। एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, आपको सर्च करना होगा TMD एकेडमी, और जैसे आप सर्च करोगे इस तरीके का लोगो दिखेगा, इस लोगो के साथ में आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशंस में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। वहां पे आपको ट्रैकिंग सीट, टेस्ट, सारी चीजें, कुछ टेस्ट आपके लिए फ्री भी दिए गए, आप उनको एप्लीकेशंस में लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो वो भी आप एप्लीकेशन के थ्रू अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हो, सारी चीजें एप्लीकेशंस के थ्रू आप कर सकते हो। तो डाउनलोड करिए एप्लीकेशंस और आप अपने जो भी डाउट्स हैं, अगर कुछ और एप्लीकेशंस में काम नहीं कर रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, 8770077431 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम्स में क्या है, बहुत सिंपल है, आपको सिलेबस का एनालिसिस करवाया जाता है, वीकली टेस्ट होगा आपका, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि आपको ये चीज कंप्लीट कर लिया, आपकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है भाई कि हाँ आपने ये कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, आपको डंडे पड़ते हैं मेंटरशिप के लिए, राइट। डाउट क्लियरेंस के मेथड होती है, डेली टास्क प्लान होती है, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली रैंकिंग की पोजीशन होती है। और ये मेंटरशिप कोई भी ले सकता है,
चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में हो, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय या 1-to-1 मेंटोरशिप, सभी के लिए ये लागू है। सो आई होप कि आप इसका लाभ ले सकते हो। ऐप को डाउनलोड करिए, जुड़िए हमारे साथ में। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।